24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस वास्तव में 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। अब इस ऐतिहासिक संशोधन के माध्यम से ही जो पंचायती राज संस्थान है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आइए जानते हैं कि जो पंचायती राज दिवस है इसको मनाए जाने के पीछे का इतिहास क्या है, पंचायतों का विकास, पंचायती राज संस्थान का विकास कैसे हुआ और अन्य इसके संबंध में जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो पंचायती राज दिवस हम मना रहे हैं इससे क्या हुआ था। तो इससे स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। स्थानीय स्वशासन क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो दिसंबर 1992 में वो तिथि थी जबकि आधिकारिक रूप से जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था और 24 अप्रैल पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। आज उसी को याद करते हुए उसकी वर्षगांठ के तौर पर 24 अप्रैल की तिथि को, जिस दिन ये लागू हुआ था, उसको हम पंचायती राज दिवस के रूप में मना रहे हैं और उसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं विज्ञान भवन में। यहीं पर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायती राज संस्थान या पीआरआई भी जिसको कहते हैं कि ये क्या है, इसका विकास कैसे हुआ था। तो देखिए, भारत में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की ये एक प्रणाली है। सबसे पहले तो यही जानिए ये क्या है। तो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की ये एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है जिसमें टोटली स्थानीय भागीदारी हो, यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा ही चुनी गई स्थानीय निकाय की व्यवस्था हो। स्थानीय लोगों द्वारा चुना गया स्थानीय निकाय जो कि स्थानीय मामलों का ही प्रबंधन करता हो, उसको कहेंगे हम स्थानीय स्वशासन। अब इसमें अगर हम बात करें, इसके विकास की बात करें, तो इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। इसकी जड़ें अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में भी ढूंढ सकते हैं और धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। फिर मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में हम आएंगे और फिर देखेंगे कैसे विकास हुआ। तो देखिए, वैदिक काल में अगर देखेंगे तो सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं होती हैं जिसमें इसकी जड़ें देखी जा सकती हैं। रामायण में भी पुर और जनपद का उल्लेख मिलता है जो कि शहर और गांव के विषय में अलग अलग व्यवस्था की बात करता है। इसी तरह से महाभारत के शांति पर्व की बात कर ले, चाहे मनुस्मृति की बात कर ले, चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर ले, ग्रामीण स्वशासन आपको दिखलाई देगा। तो प्राचीन भारत की अगर बात करें तो पंचायत कहलाने वाली जो ग्राम परिषदें थी वो स्थानीय प्रशासन का काम करती थी। इसके बाद ब्रिटिश काल में जब हम आएंगे तो वहां देखेंगे जो ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने अपनी स्वायत्तता धीरे धीरे क्या करी, खो दी। तो ब्रिटिश काल तक आते आते जो ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता खो गई उस पर फिर से प्रकाश थोड़ा सा पड़ता है 1870 में। 1870 में आकर मेयो ने एक प्रस्ताव दिया, लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव दिया स्थानीय संस्थानों की शक्ति की को लेकर, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाने को लेकर, और नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को लागू किया लॉर्ड मेयो के समय उनके प्रस्ताव में। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन आया, उसने भी एक प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रस्ताव के बाद आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य ही था कि जो नवगठित स्थानीय निकाय हैं उनके माध्यम से सरकार के कुछ प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों को इनको हस्तांतरित किया जाए। तो लॉर्ड रिपन के समय जो प्रस्ताव आया उसको स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका विकास होता है। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें 2 पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास पर ही ज्यादा फोकस रहता है। उसके बाद 1957 में 1957 में आपको दिखाई देगी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट में यह कहा कि जो हम कह सकते हैं कि जो निचले तबके पर प्रतिनिधित्व है उसका अभाव है, तो ग्रामीण शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश यहीं पर की गई। और साथ साथ ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और इसके अलावा जिला स्तर पर जिला परिषद की जो सिफारिश है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगी यहीं पर। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर, ग्राम स्तर पर, और पंचायत समिति आपको मिलेगी ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद आपको मिलेगा जिला स्तर पर। ये आपको सबसे पहले 1957 में अगर देखें तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह त्रिस्तरीय बात कही थी। फिर 1959 में आप देखेंगे कि पहली बार जो ग्राम पंचायत की स्थापना होती है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में होती है। फिर इसी के बाद आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पहली योजना की यहां से शुरुआत मानी जाती है और इसी के बाद आंध्र प्रदेश में भी, फिर कई राज्यों में आपको दिखाई देगी। अब पंचायतों को पुनर्गठित करने के लिए बहुत सी समितियां उसके बाद बनती हैं, जिसमें कि कई समितियों का नाम आप ले सकते हैं, जैसे कि 1977 में अशोक मेहता समिति है जिसने कि 2 स्तरीय सिफारिश की थी जिला और मंडल लेवल पर। इसी तरह से 1983 की बात कर ले तो हनुमंत राव समिति है। फिर 1985 में जे वी के राव समिति है जिसमें कि जिले को मूल इकाई
बनाया गया था, उसकी बात की गई थी। इसी तरह से 1986 में एल एम सिंघवी समिति है, जिसमें कि पंचायतों को वित्तीय और संवैधानिक अधिकार देने की बात कही गई थी। फिर आप देखेंगे कि इसी तरह से 1988 में जो गॉडगिल समिति है, गॉडगिल समिति की अगर बात करें तो वो काफी बेस तैयार करती है 73वें संविधान संशोधन के लिए। इसके बाद भी आप पीके थुंगन समिति देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी समितियां बनी थी। फिलहाल इस यात्रा के बाद, इस लंबी यात्रा के बाद दिसंबर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित होता है और 24 अप्रैल 1993 की वो तिथि है जब ये लागू होता है। फिर 73वें संविधान संशोधन के बाद 1 जून 1993 को ही 74वां संविधान संशोधन भी लागू होता है। लेकिन इसके लागू होने के बाद, इस संविधान संशोधन के लागू होने का क्या महत्व है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है उसके लागू होने के बाद 24 अप्रैल की जो तिथि को लागू हुआ, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, संविधान में भाग 9 जोड़ दिया गया, जिसमें भाग 9 में पंचायतें हैं और 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भाग 9A में नगर पालिकाएं, ये दो भाग इसमें आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि इस लंबी यात्रा के बाद, जो कि वैदिक काल से शुरू होती है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड में आके उसकी स्वायत्तता भंग होती है, तो आपको लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड मेयो के समय, और फिर ये बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास कैसे होता है, फिर 1957 में आपको बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 73वें संविधान संशोधन तक की ये यात्रा यहां पर पहुंचती है। फाइनली यहीं से निकलती है 24 अप्रैल की डेट, जिसको कि हम आज पंचायती राज दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन ये कब से मना रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इस दिवस को मनाए जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो वर्ष 2010 से शुरू हुआ था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था, तो वर्ष 2010 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन उसका महत्व जो है वो यही है। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसका और क्या क्या इसमें लाभ देखने को मिला, तो महत्व के तौर पर आप देखेंगे तो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तो मिला ही मिला, हर 5 साल में चुनाव होंगे, जिससे कि क्या होगा, लोकतंत्र जो है वो जड़ों तक पहुंचेगा। एक तो फायदा ये हुआ, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें हर 5 साल के चुनाव के बाद इसमें SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी किया गया, रिजर्वेशन किया गया। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसकी स्थापना की गई, और साथ साथ समान वित्तीय विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन भी हुआ। तो ये कुछ इसके लाभ भी दिखाई देते हैं कि पंचायत में हर 5 साल में चुनाव होता है, SC ST और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई निष्पक्ष चुनाव के लिए, और राज्य वित्त आयोग का गठन भी हुआ वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए। तो ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम कहें कि पंचायती राज जो व्यवस्था बनाई गई उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य यही था कि जो स्थानीय स्वायत्त शासन है, या हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो और गहरी हो सके और नीचे तक पहुंच सके, जिससे कि एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो सके। यही उसका उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के तौर पर कि अगर आप दृष्टि PCS से संबंधित किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जिस भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए उस कोर्स को आप देख सकते हैं, उसके फीचर्स देख सकते हैं। वहां पर आपको लगता है कि वो आपके लिए अगर सहयोगी है तो उसके लिए आप हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विकल्प आपके सामने है, निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग या जिला कलेक्टर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।